हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, अध्याय 37। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग्स और कर्नवालिस, वेलेजली की सहायक संधि, ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ बनाने का काम और डलहौजी की हड़प नीति। सबसे पहले ब्रिटिश प्रभुसत्ता की जो स्थापना है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रणजीत सिंह के शासन काल में उसके राज के विस्तार को अंग्रेजों ने रोक दिया था। सतलज के पूर्व का सिख राज अंग्रेजों के अधिकार में था। रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। सेना में सिखों के खालसा नामक समूह का वर्चस्व हो गया तथा उसने राज के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने पंजाब की सीमाओं पर अपनी सेना का एकत्रीकरण प्रारंभ कर दिया। रणजीत सिंह के बाद उसका बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा था। उसकी मां रानी जिंदन कौर अपने कृपा पात्र अधिकारियों की सहायता से प्रशासन का कार्य करती थी। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह शासक बना रहा। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना दिया। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। पंजाब की सेनाएं वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन हार गई। पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ, उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। उसके कार्यकाल में भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बंगाल के प्रशासन की जो दोहरी व्यवस्था है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी हो गई। कंपनी का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया। तो पूरा नियंत्रण इसका हो गया तथा राजनीति के संपूर्ण शक्ति इसके हाथों में आ गई। जो राजनीतिक संपूर्ण शक्ति है उसके हाथों में आ गई, कंपनी के हाथों में आ गई। दीवान के रूप में कंपनी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूल करने लगी। कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैध सरकार कहा जाता है। कंपनी का बंगाल की सतह पर पूर्ण अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, यद्यपि इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं रही। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। 1773 ईस्वी में उसे भारत में ब्रिटिश प्रदेश का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1772 ईस्वी में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया और बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया। कलकत्ता, जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बनी। कालांतर में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में ही रही। कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनमाने ढंग से अत्याचार कर रहे थे। ये अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था, बढ़ते जा रहा था। कंपनी के पदाधिकारी बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूट रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, मतलब चरमोरा गई। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। बंगाल के गवर्नर जनरल समय और कब गवर्नर जनरल रहे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स का। इनका समय 1772 से 1785 ईस्वी। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। दूसरा बंगाल के जो गवर्नर जनरल का नाम है वह सर जॉन मैकफर्सन। इनका समय है 1785 से 1786 ईस्वी। इसके बाद अर्ल मार्क्विस कर्नवालिस, प्रथम शासनकाल इनका 1786 से 1793 ईस्वी के बीच। इसके बाद सर जॉन सोर, इनका समय 1793 से 1798 ईस्वी। इसके बाद सर ए क्लार्क, ये कार्यवाहक के रूप में नियुक्त हुए थे और इनका समय था 1798 से 1798 ईस्वी के बीच। रिचर्ड वेलेजली, इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी। कर्नवालिस, ये इनका द्वितीय शासनकाल था कर्नवालिस का, और 1805 से 1805 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा।
सर जॉर्ज बार्लो ये कार्यवाहक के रूप में थे और समय है इनका 1805 से 1807 ईस्वी। लॉर्ड मिंटो समय है 1807 से 1813। मार्क्विस ऑफ लॉर्ड हेस्टिंगस इनका जो कार्यकाल था 1813 से 1823 ईस्वी के बीच। जॉन एडम्स ये कार्यवाहक के रूप में नियुक्त हुए थे और इनका कार्यकाल 1823 से 1823 के ही बीच था। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी के बीच। विलियम वाटरवर्थ बेली इनका समय 1828 से 1828 के बीच और लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनका समय है 1828 से 1833 ईस्वी के बीच। तो देखिए इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना जो है बंद कर दिया था और वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इन्हें विदेशों में बेचते और इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था तथा इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। 1766 से 1768 ईस्वी के बीच में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई। इस धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। 1770 ईस्वी में बंगाल में जो है अकाल पड़ा और यह अकाल मानव जाति के इतिहास में बड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और बंगाल की 1/3 जनसंख्या इस अकाल में जो है समा गई, इस अकाल से प्रभावित हुई। वारेन हेस्टिंगस और कर्नवालिस इनका जो समय 1772 से 1793 ईस्वी। 1772 ईस्वी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में जो है अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। 1766 ईस्वी में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर जो मैसूर के हैदर अली थे इन पर आक्रमण हैदर अली पर हुए आक्रमण में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया। हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए जो है विवश कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए 1780 ईस्वी में हैदर अली से एक बार पुनः जो है युद्ध आरंभ हो गया। हैदर अली ने कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित किया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने पर बाध्य कर दिया। जुलाई 1781 ईस्वी में आयरकोट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवा में जो है हैदर अली को पराजित करके मद्रास को सुरक्षित कर लिया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली के मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे पर विजय की स्थिति में नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 ईस्वी में शांति संधि कर ली और एक दूसरे के जीते हुए राज को लौटा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के शत्रु थे, वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे। टीपू अंग्रेजों से घृणा करता था तथा अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर प्रतिबद्ध था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य जो है 1789 ईस्वी में पुनः युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 ईस्वी में टीपू की जो है पराजय हुई। श्रीरंगपट्टनम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया और 330 लाख रुपए हर्जाना दिए। ठीक है, 3 करोड़ 30 लाख रुपए हर्जाना दिए। वारेन हेस्टिंगस ने सन 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत जो है कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की, जीपीओ की स्थापना की। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और लॉर्ड जो कर्नवालिस था, लॉर्ड कर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो लॉर्ड कर्नवालिस का जो समाधि है भारत में किस राज्य के किस जगह पर है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेजली के जो काल है 1798 से 1805 ईस्वी में, इस समय जो है अंग्रेजों का जो प्रसार है किस तरह से हुआ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार जो है लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ। 1797 ईस्वी तक जो है दो प्रमुख भारतीय शक्तियों जैसे मैसूर और मराठा, इनकी शक्ति जो है क्षीण हो चुकी थी। अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेजली ने 3 उपायों का सहारा लिया: सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना। अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज के शासक को जो है ब्रिटिश सेना अपने राज में रखनी पड़ती थी और उसके रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था।
सहायक संधि के अनुसार सामान्यतः भारतीय शासक को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है रखना पड़ता था। सहायक संधि से संबंध भारतीय शासक अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को जो है अपने सेना में नहीं रखेगा तथा गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा। इसके बदले अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से जो है रक्षा करने का वचन देते थे और सहयोगी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने का भी वादा करते थे। सहायक संधि प्रथा के कारण जो है सुरक्षा प्राप्त राज्यों की सेनाएं भंग कर दी गई, लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली और गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी और 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ जो है सहायक संधि की। सहायक सेनाओं के खर्च के लिए नगद पैसा देने की जगह जो है निजाम ने कंपनी को अपने राज का एक भाग दे दिया। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब को जो है सहायक संधि के लिए विवश किया गया। एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को विवश होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें रुहेलखंड का क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब शामिल था। वेलेजली मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से जो है पेश आया, परंतु मैसूर का टीपू सुल्तान जो है कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। देखिए वेलेजली की जो सहायक संधि है देख लेते हैं। हैदराबाद 1798, जो वेलेजली की सहायक संधि है हैदराबाद का 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा का जो सहायक संधि हुआ 1801, बरार के भोसले 1803 और सिंधिया का 1804 में। ब्रिटिश सेना ने 1799 ईस्वी में टीपू पर आक्रमण कर दिया और एक संक्षिप्त और भीषण युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता पहुंचने के पहले से ही जो है उसे पराजित कर दिया। वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा के लिए या रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को वीरगति को जो है प्राप्त हो गया। टीपू का लगभग आधा राज अंग्रेजों और उनके सहयोगी निजाम के बीच विभक्त हो गया। मैसूर राज का शेष भाग पुराने वाडियार राजाओं के वंशजों को जो है वापस कर दिया गया। नए राजा को बाध्य करके एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसके अंतर्गत यदि गवर्नर जनरल आवश्यक समझे तो राज का शासन स्वयं संभाल सकता है। तो इस तरह से जो है एक विवश करके मतलब कि संधि समझौता किया गया। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर जो है एक नई संधि को सौंप दी तथा उसे विवश किया कि वह पेंशन लेकर अपनी राज जो है कंपनी को सौंप दे। मैसूर से मालाबार समेत जो भी क्षेत्र छीने गए थे उनमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, जो 1947 ईस्वी तक जारी रही। तंजौर और सूरत राज भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर जो है अलग कर दिया गया। अब एक प्रमुख शक्ति के रूप में जो है केवल मराठे ही ब्रिटिश प्रभुत्व से बचे हुए थे। वेलेजली ने उनकी ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया। इस समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था, जिसके अंतर्गत पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोसले को जो है इसमें शामिल किया गया था। वेलेजली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के समय जो है सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था। 25 अक्टूबर 1802 को जब दीपावली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को पराजित कर दिया तो पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया। 1802 ईस्वी के अंतिम दिन उसने बसीम में जो है एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण में आर्थर वेलेजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असाय में और फिर अरमा गांव में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को जो है पराजित किया। उत्तर में लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को जो है नष्ट कर दिया गया और अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया। मराठा राज्यों को शांति वार्ता करनी पड़ी। अब वे दोनों कंपनी के अधीनस्थ सहयोगी बन गए। उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्यों के कुछ भाग प्रदान किए, अपने दरबारों में अंग्रेज रेजिडेंट रखे और अंग्रेजों की सहमति के बिना यूरोपियों को सेवा में न रखने का वचन दिया। अब उड़ीसा के समुद्र तट और गंगा यमुना के द्वार पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए और अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जो है जनवरी 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि करके होलकर के साथ शांति जो है स्थापित कर ली तथा उसे उसके राज का एक बड़ा भाग जो है लौटा दिया। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का जो काम है इसका समय 1818 से 1857 ईस्वी।
सिंधिया की विजय। देखिए 18वीं सदी में सिंध पर कल्लौर शासक जो है राज करते थे। 18वीं सदी में ये सिंध पर जो है कल्लौर शासक जो है राज करते थे और 1771 ईस्वी में तालपुरों की एक बलूच जाति पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदान में बस गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1783 ईस्वी में मीर फतेह अली खान ने सिंध पर प्रभुत्व जमा लिया और कलौरा के राजकुमार को देश से निर्वासित कर दिया। 1831 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिंक से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव दिया था कि सिंध को जीत करके आधा आधा बांट लें, परंतु बेंटिक ने इस प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। 1832 ईस्वी के एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 ईस्वी में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। ठीक है, पंजाब की विजय जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब एक ही प्रमुख भारतीय राज पंजाब जो है स्वतंत्र रह गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिसल में जो है 1792 ईस्वी में अपनी सत्ता जो स्थापित की थी। रणजीत सिंह ने 1798 ईस्वी में सतलज के पश्चिमी क्षेत्रों की मिसलों को जो है संगठित किया। 1801 ईस्वी में इन मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा जो है मान लिया। रणजीत सिंह ने अपने राज का विस्तार पेशावर, मुल्तान और कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों सहित एक विशाल क्षेत्र में कर लिया। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से संगठित और सुसज्जित करने के लिए उसने यूरोपियों की सेवाएं प्राप्त की। अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की, परंतु 1839 ईस्वी में महाराजा की मृत्यु के बाद स्थिति जो है बदल गई। डलहौजी का राज अधिग्रहण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसका समय 1848-1856 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर जो है भारत आया। उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। ठीक है, इसने क्या घोषणा की कि भारत के सभी देशी राज्यों का जो अधिग्रहण है अब कुछ ही समय की बात है। ठीक है, तो इस तरह से इसने घोषणा की। इसके बाद देखिए डलहौजी जो है बिल्कुल विपरीत प्रकृति का व्यक्ति था, यानी यदि उसे कोई उचित बहाना मिलता तो राज को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता। उसकी विलय नीति शक्ति पर आधारित और शांतिपूर्ण दोनों प्रकार की थी। डलहौजी की हड़प नीति के बारे में अगर बात करें तो देखिए जो अवध को मतलब कि हड़पा गया था या अवध को विलय नीति में जो शामिल किया गया था, कुशासन के आरोप के कारण पंजाब, पेगू और सिक्किम इसको जो है विलय के अधिकार के द्वारा सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा जो है इसको विलय कर लिया गया। तंजौर और कर्नाटक को नवाबों की उपाधियां छीन ली गई। डलहौजी की नीति का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश का या ब्रिटेन का जो है निर्यात बढ़ाना था। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे राज विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। राज विलय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाए तो उसका जो राज है उसके दत्तक उत्तराधिकारी होंगे इनको नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, इसके अतिरिक्त यदि उत्तराधिकारी गोद लेने के विषय में अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो राज ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। समझ में आया। राज विलय सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो इसमें क्या था, किसी सुरक्षा प्राप्त राज के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अगर हो जाता है तो उस राज को जो है उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, उसके क्रम को जो है यहाँ पे तोड़ दिया जाएगा। और इसका अतिरिक्त यदि उत्तराधिकारी गोद लेने के विषय में अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं करता है तो राज ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। गवर्नर जनरल की जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंगस,
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कंपनी शासन के अंतर्गत था। भारत का प्रथम वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालचारी थे। 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 में झांसी और 1854 ईस्वी में नागपुर सहित अनेक राज्यों को इसी सिद्धांत के अनुसार जो है अधिग्रहण कर लिया गया था। नागपुर का विलय करते समय राजा की निजी संपत्ति कंपनी ने ले ली थी। डलहौजी ने भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को जो है मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया, और इसी क्रम में उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी। कर्नाटक और सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियां छीन ली गई। अवध के नवाब के अनेक उत्तराधिकारी थे, इसीलिए उस पर राज विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने का जो है विचार किया, इस पे जो है सहमति जताया। नवाब वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उनके राज्य को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में हड़प लिया गया। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो है पीडब्ल्यूडी की जो है स्थापना की, याद रखिएगा। 1854 ईस्वी में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया और ग्रैंड ट्रंक रोड की जो है मरम्मत कराई गई। भारत में रेलवे का जो जनक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही महाराष्ट्र में बंबई से ठाणे तक यानी 1853 ईस्वी में पहली बार रेल सेवा जो है शुरू हुआ था। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? तो हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से किस किस भारतीय राज्यों को विलय किया गया था? तो झांसी, नागपुर और सतारा को। सेकंड प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था? राज अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है, ये रहा। 6 नंबर है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। 7 नंबर, लॉर्ड डलहौजी के राज विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? लॉर्ड डलहौजी के राज विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? तो सतारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों लॉर्ड कैनिंग थे। 9 नंबर, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो इसका सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न संख्या 10, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।